होल्डिंग पीरियड, CAGR, IRR, XIRR, रोलिंग है क्या ये? तो फाइनेंशियल टर्म्स में इनकी क्या डेफिनेशंस है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाई इट्स फेन विद ओम से। नमस्कार। हम अपनी जो भी इनकम है उस इनकम से अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच के कि जब भी हम वो इन्वेस्टमेंट टाइम पूरा होगा हमें उस इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट के बदले में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो उस टाइम फ्यूचर की हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिलता है या जब हम इन्वेस्ट करते हैं और प्लस वो पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड या जब हम विड्रॉल करते हैं, कह सकते हैं कि जब हम उस पैसे को निकालते हैं, तो जो कितना एक्सेस बढ़ के मिलता है वो क्या होता है, या उसके कुछ कैलकुलेट करने के मेथड हैं, या कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, या कुछ कैलकुलेशन के क्या कोई फार्मूलाज हैं या रेट्स हैं, उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बदले में मिले गए रिटर्न्स, या कह सकते हैं इसको कैलकुलेशन मेथड, ये क्या होते हैं, इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्ड डिनोट कर रहा है होल्डिंग पीरियड को। इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में करते हैं। मान लिया जाए हमने कोई पैसा 2 साल पहले लगाया, यानी 2023 में हमने कोई पैसा लगाया। आज की डेट के हिसाब से अगर हम पकड़ें तो मान लिया जाए हमने 25 नवंबर 2023 को पैसा लगाया और 2 साल बाद 25 नवंबर 2025, यानी होल्डिंग पीरियड यहां पे 2 साल हुआ। तो हमने 25 नवंबर 2023 को 2 लाख रुपए लगाए थे और 25 नवंबर 2025 को हमारे वो पैसे बढ़ के 2.5 लाख हो गए, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये पूरा टोटल होल्डिंग पीरियड हुआ 2 साल का। अब यहां 2 साल के होल्डिंग पीरियड में हमने 2 लाख रुपए लगाए और 2 साल बाद हमें उस 2 लाख के बदले में 2,50,000 रुपए मिले, यानी वो 50,00,000 रुपए जो हमें एक्सेस मिले वो आपका रिटर्न हुआ। लेकिन वो रिटर्न जो 50,000 हुआ वो टोटल होल्डिंग पीरियड का रिटर्न हुआ। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में निकालें तो हमने 2 लाख लगाए और 2 साल बाद उसके हमें 2.5 लाख मिले। उस 2 लाख का वो 50,000 25% है, लेकिन वो 25% जो है वो पूरे 2 साल के होल्डिंग पीरियड का है। इसको कैलकुलेशन के फॉर्म में अगर हम समझें तो ये रियल पिक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर हम एनुअल टर्म्स में निकालेंगे तो हो सकता है ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10 या 11% का निकलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो पूरा का पूरा 2 साल का पीरियड का निकला हुआ रिटर्न है, जो आपको दिखा रहा है कि 25% मिला है, वो 25% पूरे होल्डिंग पीरियड का रिटर्न है। ऐसे कैलकुलेशन को जब हम टाइप्स ऑफ रिटर्न में आते हैं तो इसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड यानी यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट किया गया और उतने समय तक होल्ड करने के बाद जब हमने उसकी मैच्योरिटी ली, रिडम्पशन डाला या विड्रॉल किया, तो वो उतना पैसा बढ़ गया। तो ये यहाँ पे 2 लाख हमने डाला था और 2 लाख के बदले में वो 2.5 लाख मिला, तो 50,000 जो रिटर्न हमारा बढ़ा हुआ है प्रिंसिपल में, वो होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कहलाता है। आई होप होल्डिंग पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे रिटर्न की बात करते हैं, CAGR। CAGR इट मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जब हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, यहां पर भी एक बिगिनिंग यानी इन्वेस्टमेंट करने का पीरियड भी दिया रहता है और एक जब हम उस पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो वहां पर उसका एंड पीरियड भी दिया रहता है। लेकिन एंड पीरियड और बिगिनिंग पीरियड में जब हम एनुअली रिटर्न उसका निकालते हैं तो वो CAGR के फॉर्म में निकलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए हमने एक पैसा जो हमने इसी फॉर्म में, जो अभी लास्ट हमने होल्डिंग पीरियड की बात की थी, हमने 2 लाख रुपए डाले थे 2023 में और 2 साल बाद वो 2 लाख के बदले में 2.5 लाख रुपए हुए। जब 2 लाख के बदले में 2.5 लाख हुए तो होल्डिंग पीरियड में तो 50,000 रुपए बढ़ के ओवरऑल आपका 25% रिटर्न दिखा रहा था,
लेकिन जब हम CAGR के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे जो कि एनुअल फॉर्म में होगा, तो हो सकता है वो नियर अबाउट 10 से 10.5% के आसपास रिटर्न बनेगा आपका, क्योंकि उस पर कंपाउंड इफेक्ट हुआ है, इसलिए वो 10 से 10.5 आया। तो जो एक क्लियर पिक्चर इन्वेस्टमेंट का कहलाता है वो CAGR की फॉर्म में निकल के आता है। यूजुअली ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो भी निकल के आते हैं वो CAGR की फॉर्म में ही कैलकुलेट किए जाते हैं, और यही काफी हद तक ये क्लियर पिक्चर आपको देते हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट को एक्यूरेट फॉर्म में रिटर्न जो निकल के आता है वो CAGR फॉर्म में ही निकल के आता है। तो CAGR कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा फंक्शन आगे बात करते हैं, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर कैश फ्लोज फिक्स होते हैं। कैश फ्लोज फिक्स का मतलब यह है कि मान लिया जाए हमने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो अब हमने पॉलिसी अगर ले रखी है तो पॉलिसीज में हमें प्रीमियम एनुअल, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली बेसिस पे देना रहता है। तो यहां पर हमारा आउटफ्लो हो रहा पैसे का, वो पीरियड फिक्स है। अगर हमने एनुअल प्रीमियम की पॉलिसी ले रखी है, आइदर वो 20 साल की है, 25 साल की है या 30 साल की है या 5 साल की भी पॉलिसी है, तो हमें 5 साल पे एनुअली उसका प्रीमियम देना है और 5 साल बाद उसका पैसा हमें मिलेगा। यानी यहाँ पे 5 साल एनुअल प्रीमियम देना है, तो यानी कैश फ्लो फिक्स है, आउटफ्लो भी फिक्स है, हमें हर साल उसका प्रीमियम देना है, और 5 साल बाद उस पैसे की मैच्योरिटी हमें मिल रही, तो यानी इनफ्लो भी फिक्स है। जहां पर कैश फ्लो फिक्स्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जहां पर कैश फ्लो फिक्स होते हैं तो एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए हम IRR फंक्शन यूज करते हैं। ये एक्सेल का फंक्शन है, इससे बहुत हद तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आती है कि उस प्रोडक्ट पर पर्टिकुलर आपको कितना रिटर्न जनरेट हुआ। ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पर यह भी होता है कि CAGR जहां पर वो पिक्चर दिखाता है, कुछ प्रोडक्ट में IRR उस पिक्चर को क्लियर करता है। अब दूसरी बात आती है, XIRR क्या होता है? XIR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब अभी इससे पहले मैंने बात की कि जब हमारे कैश फ्लोज फिक्स होते हैं, इट मींस हमने एक पॉलिसी का एग्जांपल लिया था जहां पे एनुअल प्रीमियम जा रहा था और उस पर्टिकुलर पीरियड पे वो वापस भी आ रहा था, तो यहाँ पे पहले से प्री डिसाइडेड है कि कब कब हमें प्रीमियम देना है और कब हमें उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। तो इस कैलकुलेशन के लिए तो हम IRR यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैश फ्लो फिक्स नहीं होते हैं। कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैं पकड़ लेता हूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की, तो म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया, हम SIP कर रहे हैं, SIP हम मंथली फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। हम बीच में से कभी भी पैसा विड्रॉल भी कर लेते हैं, हमें टाइम नहीं पता है, जब हमें जरूरत होती है पैसा हम विड्रॉल भी कर लेते हैं। और कई बार ये भी होता है कि हमने बीच में उसमें SIP जो मंथली जा रही वो तो जा ही रही, जब हम चाहते हैं तो हम एडिशनल टॉपअप भी उसमें परचेज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे कैश फ्लो फिक्स नहीं है, जब कभी मन होता है तो हम पैसा उसमें डाल देते हैं और जब भी जरूरत होती है हम पैसे उसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे केसेस में हम XIRR का फंक्शन यूज करते हैं। ये भी एक्सेल का ही फंक्शन है और ये भी बहुत ही क्लियर पिक्चर हमारे रिटर्न्स के बारे में बताता है कि हमें कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो इस कैलकुलेशन का भी बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए जो हमारे रिटर्न को कैलकुलेट करने बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्टिकुलर रिटर्न है जो आज की फॉर्म में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट में जो क्लियर फॉर्म में हमें रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और करंट फॉर्म में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी देते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो भी हम देखते हैं तो बेसिकली होता क्या है, कई बार उस फंड की परफॉर्मेंस हम पीछे के 5 साल या 10 साल उस हिसाब से हम उसका रिटर्न चेक करते हैं। लेकिन अमूमन वहां पे भी रिटर्न हम किस फॉर्म में चेक करते हैं, वहां पे भी हम 10 साल में CAGR रिटर्न चेक करते हैं कि 10 साल में उसने क्या CAGR रिटर्न दिया। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर हम लेते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, तो CAGR की बजाय अगर हम रोलिंग रिटर्न चेक करें तो वो हमें मार्केट के सभी अप डाउन्स के बारे में बताएगा। उसमें सारे पैरामीटर आ जाएंगे, कब मार्केट में जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए, कब मार्केट में ग्लोबल इश्यूज हुए, कब मार्केट में GDP, इन्फ्लेशन, बहुत सारे पैरामीटर की वजह से
जैसे लास्ट में कोविड आया, उस दौरान भी क्या पैरामीटर रहे, उस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर हमें रोलिंग रिटर्न पता करना रहता है, जो उस प्रोडक्ट की क्लियर पिक्चर बताता है और कई बार उसके वेरिएशंस को भी दिखाता है कि इस रोलिंग रिटर्न के पीरियड में उसका वेरिएशन कैसा रहा। तो समझते हैं रोलिंग रिटर्न कैसे होता है, इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया जाए कोई एक्स फंड है और उसका 10 साल का 13% के आसपास एनुअल रिटर्न आ रहा है। एनुअल रिटर्न ऐसे हुआ कि उसने 10 साल पहले, जैसे आज की डेट में हम पकड़े 2015 में किसी ने इन्वेस्ट किया और आज 2025 में हम 10 साल का एवरेज रिटर्न देख रहे हैं, तो CAGR 13% का रिटर्न आ रहा है। लेकिन 13% वो 10 साल का एवरेज है और यहां पर हमने ये भी कैलकुलेट करने में लिया है कि एक बिगिनिंग पीरियड 10 साल पहले का था और आज हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। लेकिन इस बीच में ये भी रहा होगा कि आज का एवरेज 10 साल का तो 13 आ रहा है, कभी हम देखेंगे किसी साल उसने 12% रिटर्न दिया होगा, किसी साल उसने 5% रिटर्न दिया होगा, किसी साल उसने जो है नेगेटिव 10% रिटर्न दिया होगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है उसने 20% का नेगेटिव रिटर्न दिया हो, और यह भी होता है कि कई बार एक ही साल में उसने 30% का रिटर्न दिया हो। तो ये वेरिएशन बहुत है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर है तो वो वेरी करेगा। लेकिन अब हम इस वेरिएशन किसी पर्टिकुलर फंड में कितना ज्यादा सेंसिटिविटी है या कौन किस फंड को कितनी ज्यादा सेंसिटिविटी को बियर कर सकता है, इसके लिए हम चेक करते हैं रोलिंग रिटर्न। तो अब इसको रोलिंग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे समझिए। अगर हम इस फंड का 10 साल का देख रहे हैं तो हम इस 10 साल के हर 3-3 साल के रोलिंग रिटर्न निकालेंगे। 3-3 साल के रोलिंग ऐसे निकालेंगे, मान लिया जाए किसी फंड का 10 साल में हम पहले 3 साल का 1, 2, 3, ध्यान रखिएगा, पहले हम लास्ट 1, 2, 3 ईयर्स के निकालेंगे, उस 3 साल का रिटर्न हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम 2, 3, 4, 2, 3, 4 का निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर अगले 3 साल में 3, 4, 5 का निकालेंगे। फिर ऐसे ही एक और 3 साल में फिर हम 4, 5, 6 का निकालेंगे। इस तरीके से उस 10 साल में अगर हम 3-3 साल के रोलिंग निकालेंगे तो हमारे 8 ग्रुप बन जाएंगे। उस 8 ग्रुप में हमें उस फंड की सेंसिटिविटी की क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। ये होता है रोलिंग रिटर्न। यानी हमने उस 10 साल के रिटर्न में भी 3-3 साल के रोल करते हुए रिटर्न निकाले, तो हमें समझ में आया कि कितनी ज्यादा उस फंड में उस वेरिएशंस को, जो सारे रीजन्स रहे, सारे फंडामेंटल रहे, सारे पैरामीटर रहे, उसको उस फंड ने कितना पर्टिकुलर तरीके से एडजस्ट किया। तो अगर वहां पे उन 3-3 साल के रोलिंग में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आ रहे हैं, मतलब वो फंड बहुत अच्छा है और हमें उस हिसाब से उस फंड को लेना चाहिए। आई होप ये आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी था, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करना था, तो ये थोड़ा लंबा खिंचा। मेरे हिसाब से रोलिंग रिटर्न भी आपको समझ में आया होगा और सारे रिटर्न्स भी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये भी समझ में आया होगा। लेकिन आपके लिए कौन से फंड का क्या बेस्ट कैलकुलेशन है रिटर्न का, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब के लिए नमस्कार। आशा करता हूं अगर आपको वीडियो में कहीं से भी कुछ ऐसा लगा हो जो मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आगे से उसको भी आपको क्लियर करने के लिए। धन्यवाद।